गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जनरल साइंस के सेट 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व होता है। ठीक है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व होता है। घनत्व यानी डेंसिटी की बात कर रहा है, तो दूध का घनत्व क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब डिटेल में देखो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, दूध से क्रीम को अपकेंद्रीय बल के कारण अलग किया जाता है। तो याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम को अलग किया जाता है, और दूध से क्रीम को अलग कर लिए जाने पर दूध का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहता है ये? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक होता है। दाब बढ़ा दिए जाने पर, प्रेशर बढ़ा दिए जाने पर बर्फ का गलनांक होता है, क्या होता है? तो वो घटता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, याद रहेगा। अब देखेंगे गलनांक क्या होता है। गलनांक यानी इसे मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो गलनांक वह तापमान है जिस पर पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंचता है। ठोस अवस्था यानी सॉलिड से लिक्विड फेज में पहुंचता है। ठीक है, इसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और दबाव बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है वो घटता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक वस्तु का अधिकतम भार होता है। मैक्सिमम वेट पूछा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो जल में होता है, सतह में होता है। सतह में कोई निश्चित सतह नहीं बताई गई है, वायु में या निर्वात में। तो सबसे अधिकतम वेट होगा वायु में। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, याद रहेगा। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अर्थ पर सबसे अधिक मैक्सिमम वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा कहाँ पर? पोल्स पे, ध्रुव पर मैक्सिमम वेट होता है, अधिकतम भार होता है। ध्रुव पर किसी भी ऑब्जेक्ट का अधिकतम भार होगा, और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मिनिमम होगा, कम होगा। ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, न्यूटन में पूछा है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन के बराबर। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, याद रहेगा। याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठोस का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है। ठोस का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्या होता है मृग मरीचिका? तो देखो, ऐसा आपने कभी देखा होगा रेगिस्तानी क्षेत्रों में या फिर गर्मी पे सड़कों पर दूर पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे बीच में कोई जल सैलाब है। तो ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली में ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रतीत होता है, और इसे ही मृग मरीचिका कहते हैं। वहाँ पर कोई जल सैलाब होता नहीं है, पर देखने में प्रतीत होगा कि वहाँ पर कोई जल सैलाब है। तो याद रखिएगा, इसे ही मृग मरीचिका कहते हैं, और ये बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, हिंदी में इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही होगा। देखेंगे, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं, यह रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान रहेगा, क्या रहेगा? जब एक गैस के पात्र में, पात्र यानी बर्तन, वैसा बर्तन जो कि गैस को होल्ड कर सके, गैस को स्टोर करके रख सके, उस पात्र में अगर हम लोग दाब को बढ़ाते हैं तो उसके द्रव्यमान पे क्या अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है? सबसे अधिक किस रंग का होता है अपवर्तनांक? अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। और सबसे कम लाल रंग का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखेंगे, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। नाभिक का आकार होता है। नाभिक का आकार क्या होता है? तो 10⁻15 मीटर, -15 मीटर के। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अब यहाँ पर देखेंगे,
नाभिक का जो आकार होता है उसे फर्मी में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नाभिक का जो आकार होता है उसे फर्मी में मापा जाता है और एक फर्मी के बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। जल में सबसे कम घुलनशील गैसेस पूछा है, तो सबसे कम घुलनशील है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, N2 होगा, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके अलावा देखो तो अमोनिया है, अमोनिया सबसे ज़्यादा है, CO2 भी है घुलनशील, लेकिन सबसे कम घुलनशील नाइट्रोजन गैस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेब में पाया जाने वाला अम्ल है। सेब में एप्पल में पाया जाने वाला अम्ल है, कौन सा अम्ल है? तो मैलिक अम्ल है। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके अलावा देख लो, ऑप्शन में साइट्रिक अम्ल भी दिया गया है, तो साइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है धातुओं को साफ करने में। ठीक है, खट्टे खाद्य पदार्थों की बात करो तो उसमें एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग सिरका, और देखो यहाँ पर अचार है, अचार आप लोग खाते हुए, अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लाल चींटियां एवं बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब से भी, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त अम्ल है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयुक्त अम्ल है, कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। इसके अलावा देख लो, खट्टे दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो लैक्टिक अम्ल, और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद कैसे रखोगे? तो यहाँ पर लिखते हैं MIL के मिल्क को, तो एल से कनेक्ट कर लो लैक्टिक अम्ल को, तो याद रखना खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। इमली से, इमली इज जस्ट लाइक इटली, ट से टार्टरिक अम्ल, तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, भूलोगे नहीं आप। इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को कहते हैं। तो सबसे आसान है, क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का देखेंगे। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस दाब को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? पृथ्वी के पटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी के पटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो सबसे अधिक है ऑक्सीजन, 46.6%। याद होगा आपको, ऑप्शन सी सही है इसका। देखेंगे, ऑक्सीजन यानी 46.6% भूपटल पे पाया जाने वाला सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व जो है ऑक्सीजन है, जो कि भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, क्या होता है? ऑप्शन बी सही होगा, 1837 गुना अधिक होता है। ठीक है, याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुना अधिक होता है। देखेंगे यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में, याद रहेगा। और इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज रॉबर्ट ए मिल्टन ने की थी। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1850वां भाग कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के भार को एक हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1850वां भाग कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोहे का शुद्धतम रूप है। लोहे का शुद्धतम रूप है कौन सा? ऑप्शन डी सही होगा, पीटवां लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। ठीक है, इसमें 0.12 से लेकर 0.24% तक कार्बन पाया जाता है। पीटवां लोहा, इसे रोस्ट आयरन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। पेट्रोलियम जटिल मिश्रण है किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का।
क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम क्रमशः बने थे किसके? तो भैया यूरेनियम और प्लूटोनियम के। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही होगा। इसे देखेंगे डिटेल में। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को। इसे प्रथम परमाणु त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये डेट पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था, परमाणु बम, और महज इसके 3 दिन बाद नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिराया था। ठीक है, अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय रखा था, और नागासाकी पर जो बम गिराया था उसका नाम फैटमैन था। ठीक है, फैटमैन जो बम गिराया था नागासाकी पर, उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था, और कितनी क्वांटिटी थी? तो 6.5 किलोग्राम प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आविष्कारक हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के आविष्कारक है। तो हाइड्रोजन के आविष्कारक है कैवेंडिश, ऑक्सीजन के प्रिस्टले तथा नाइट्रोजन के रिदरफोर्ड। ठीक है, तो तीनों सही होगा क्रमशः, ए बी सी। ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब इसे देखेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एक रहेगा आपका। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि अभी वर्तमान में अपने देश में नारियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होना चाहिए। ठीक है, तो उनसे ही यह ट्रिक बना है। ट्रिक क्या है? तो हम कहेंगे, हक से कहो कि आप नारी हैं। ठीक है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हक से कहो कि आप नारी हैं। तो क्या बनता है ये? ह से बनता है हाइड्रोजन, क से बनता है कैवेंडिश, से कहो कि ये साइलेंट रहेगा, आ से बना ऑक्सीजन, प से बना प्रिस्टले, ना से बना नाइट्रोजन, और र से बना रिदरफोर्ड। ठीक है, तो याद रहेगा, हक से कहो कि आप नारी हैं, तो हक से बना, ह से बना हाइड्रोजन, क से बना कैवेंडिश। हाइड्रोजन के आविष्कारक कौन है? कैवेंडिश। आ से बना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। ना से बना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। तो याद रहेगा, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी, और नाइट्रोजन की खोज रिदरफोर्ड ने की थी। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। पके आम में पाया जाता है। पके आम में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी सही होगा, विटामिन ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जिसको सेरिब्रल भी कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्रोमोजोम का नामकरण किया था। क्रोमोजोम का नामकरण किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, याद रहेगा। 24 को देखेंगे। जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं किस विटामिन के कमी के कारण? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी सही होगा, विटामिन ई के कारण। याद रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 639, 639 अप्रॉक्सीमेट। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी सही होगा, 639। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। फलों के अध्ययन कहलाता है। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी सही होगा। अब देखेंगे पैथोलॉजी क्या होता है। तो पैथोलॉजी मेडिकल साइंस की एक शाखा है। ठीक है, एंथोलॉजी, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेट्रोलॉजी क्या होता है? तो भू विज्ञान की एक शाखा है जो कि चट्टानों का अध्ययन करती है। ठीक है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। तो ठीक है, याद रहेगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति के मृत्यु के कारणों की जांच में महत्वपूर्ण सुराग देने वाला अंग है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति के मृत्यु के कारणों की जांच में महत्वपूर्ण सुराग देता है, कौन सा अंग है वो? यकृत, लीवर। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे।
लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो वो है 24। ऑप्शन डी सही होगा, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो किसमें होते हैं? जीवाणुओं में। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी सही होगा। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो उसे मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ये इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था। आप आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद।